सत्य बहुमत पार्टी से सत्यदेव जी के बारे में आधे से ज़्यादा लोग तो जानते ही हैं, लेकिन मैं बता दूं बहुत शरीफ आदमी हैं। इन्होंने कभी ज़िंदगी में रिश्वत नहीं खाई, क्योंकि मिली ही नहीं। क्योंकि भाई एक आदमी कहता है मैंने सर्विस करता, मैंने ज़िंदगी में रिश्वत नहीं खाई। बोला भाई एक तो तू ऐसी सीट पे काम कर रहा होता, रिश्वत है ही नहीं तो लेगा क्या? एक तेरे में लेने की हिम्मत ना हो तो क्या लेगा? तो बात यह है कि उनमें से हैं कि इन्होंने कभी ज़िंदगी में रिश्वत नहीं खाई, लोगों का भला किया है। मैं आपसे मतलब सीरियसली बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और लोगों का भला किया है, खूब सेवा की है। इन्होंने सत्यवती कॉलोनी में अपने ही मकान में वहाँ डॉक्टर बिठाए हुए हैं जो कि फ्री दवाई देते हैं और उस लोगों को चेकअप करते हैं, आयुर्वेदिक। और आयुर्वेदिक दवाई भी अच्छी लगेगी आपको कि वो एक मियाँ बीवी डॉक्टर है, वो दोनों कपल हैं। तो जो है अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के वोटर भी बैठे होंगे, कांग्रेस के भी बैठे होंगे। कांग्रेस और आपकी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप और कांग्रेस तो बहन भाई हैं। तो वो जो है और भी इधर उधर के जो वोटर्स होते हैं सब लोगों के, मेनली तीन ही पार्टियाँ ये, आप, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन सत्यदेव जी खड़े हैं, हर एक का अधिकार है खड़ा होने का, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और सभी लोगों का यह ख्याल है कि भाई बीजेपी जो कह रही है 400 पार 400 पार, वो 300 पार भी कह सकती थी, 543 पार भी कह सकती है। 543 सीट ही तो है, तो वो ये भी कह सकती है। लेकिन वो इसलिए कह रहे हैं कि संविधान को पलटने के लिए या उसमें चेंजेस करने के लिए 400 आदमियों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक को शक होता है कि ये संविधान पलटने के लिए 400 मांग रहे हैं क्या? राज करने के लिए तो 300 बहुत है। तो इसलिए जो है हर आदमी का अपना अपना मत होता है, हर एक आदमी को अपना वोट देने का अधिकार है। कोई किसी को दो, रोजाना आदमी कहते हैं हम तो आपको देंगे। अब वो पता नहीं है आप पार्टी को कह रहा है या हमें कह रहा है या हमारे कहने से कह रहा है जहाँ आप कहोगे दे देंगे, तो ये कुछ पता नहीं है। हर एक की अपनी मर्जी है। लेकिन हमारे चांदनी चौक लोकसभा से जो प्रत्याशी हमारे बहनोई भी हैं और मेरा ख्याल है हमारे बुजुर्ग भी हैं, और उनका शौक़ है, वो अपनी बात को रखते हैं। उनका एक अपना ब्रांड है सत्य बहुमत। सत्य बहुमत का इनका कहने का मैं आप लोगों को मकसद बता दूँ कि आप जैसे इस लाइन में 200 आदमी बैठे, इस लाइन में मान लीजिए 150 आदमी बैठे, आप 200 व्यक्तियों को 20 करोड़ वोट मिले और इन 150 आदमियों को 22 करोड़ वोट मिले। तो इनका कहने का अभिप्राय ये है कि इनको राज्य मिलना चाहिए क्योंकि इनको बहुमत मिला है। इलेक्शन तो ऐसे ही होगा जैसे होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट सरकार है वो इनकी बननी चाहिए 150 आदमी वालों की, क्योंकि इनको जो है लोगों का मत ज़्यादा मिला है। लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट सिस्टम जो है, जो हमारा पहला संविधान चला आ रहा है, उसमें यह है कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में लोग आएंगे उनका वो राज करेंगे। क्वांटिटी और परसेंटेज, ये इनका कहने का फ़र्क है। अब हमारे यहाँ चलता है क्वांटिटी से, नंबर से, और इनका कहना है वोट से। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नरेश है, मैं बीडीए स्टेट में रहता हूँ। और छोटा सा परिचय ये कि मैं 36 ईयर्स तक रेलवे में सर्विस करके आया हूँ और अभी यहाँ बीडीए स्टेट में शिफ्ट कर गया हूँ। मैं बाबूजी से बात कर रहा था अभी इस बीच में यहाँ आने से पहले, एक नया कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं जिसमें कुछ मेरिट भी लगती है,
क्योंकि मैं तो सरकार में रहा हूँ 36 ईयर्स, तो सब कुछ देखा है। पार्लियामेंट में 100 बार तो मैं गया हूँ कम से कम, पूरी कार्रवाई भी देखी है। ये कॉन्सेप्ट जो नया आप बता रहे हो इसमें कुछ तो मेरिट है कि ज़्यादा लोग, आप ये कह रहे हो इनको 22 करोड़ वोट मिले, इनको 20 करोड़ वोट मिले, जीत के ये ज़्यादा है। ये वोट तो इनके पास है, वो लोग ज़्यादा इनको चाहते हैं, तो इसमें कुछ मेरिट है। आपकी बात कुछ जस्ती है। तो इसके इस कॉन्सेप्ट को लाने के लिए जिससे एक फ़ायदा और होगा जी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार में भागीदार बनेंगे। अभी बनते हैं 20 करोड़ लोग भागीदार आज के दिन, अब बनेंगे 22 करोड़ लोग। आपके एग्जाम्पल से ले रहा हूँ मैं, अब बनेंगे 22 करोड़ लोग भागीदार। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार बनेंगे सरकार में, वही असली सरकार होगी, लोग उसी को सरकार समझेंगे। अब तो आप ठीक कह रहे थे कि गुंडे मवाली जैसे लोग खड़े कर दो, नंबर चाहिए, सब जीत जाते हैं। हम देख ही रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है, वो जेल से सरकार चल रही है, तो बात पूरी है। एनीवे वो अलग बात है। तो ये कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। कई बार पहले एक आध बार जिक्र हुआ था, बट लेकिन संविधान में परिवर्तन तो करना पड़ेगा इसके लिए भी। मेजॉरिटी को का मतलब क्या है मेजॉरिटी का? अभी तो हम समझते थे कितने लोग खड़े हो जाते हैं, हाथ उठाते हैं, अब कितने जनता खड़ी होती है इसके लिए, देश के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी बात है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम में से कोई एक हमारे बीच में से उठ के उन्होंने बीड़ा उठाया कि कुछ समाज में परिवर्तन करना चाहिए। ये सिस्टम ऐसे ही नहीं चलेगा। लोगों को आज 75 ईयर्स करीब होने वाले हैं, हो गए, कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं आज़ादी का। तो इस सिस्टम से लोग इन्वॉल्व होंगे सरकार में, सरकार इतने प्रत्याशी हो गए, सरकार भी उन्हीं की बनेगी लोगों की, तो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम अपने बड़े भाई साहब को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, वोट देने जाएं। सबसे पहले गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा, वोट तो देनी पड़ेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए इनको, और अपने जो लोग हैं बाकी और भी उनसे भी कहिए कि ये नया कॉन्सेप्ट जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। ये मैंने बड़ी सिंपल भाषा में कहने की कोशिश की है, तो आप समझिए इसको और उनको सपोर्ट कीजिए। मैं आपके जीतने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको कि आप विजयी हों। हमारा सबका सपोर्ट आपके साथ है। इन्होंने जो ये विचारधारा चलाई है, अभी समझ रहे हैं कि इसका प्रचार कम हुआ है, लेकिन ये जो उन्होंने पॉइंट है कि भाई सत्य बहुमत और जो जिनको ज़्यादा वोट मिले उसी को प्रत्याशी बनकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये जो बीज इन्होंने डाला है, आज का जो समाज का रवैया है या पॉलिटिक्स से जो चल रही है उसमें चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। ये विचारधारा एक सच के आधार पर है और अच्छी विचारधारा है, इसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और इसके लिए हमें वोटिंग भी चाहिए। और अपने अंदर से जो हमारी भावना उठ रही है इस बात के लिए, बदलाव की भावना, वो कौन बदलेगा? हम कहते हैं पॉलिटिक्स बेकार है, समाज बेकार है, इतना करप्शन हो रहा है, इतना हमारा देश जो है बिका जा रहा है, सब क्रिटिसाइज़ करते हैं, कोई सुधारने की तरफ नहीं चलता। कितने लोग हैं, कितना संसार है, कोई भी सुधारता है? करने के नाम पे सब कहते हैं हमारे तो एक ही वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, हम वोट नहीं देंगे। तो ऐसी सोच नहीं, करने से कुछ होता है, खाली बोलने से नहीं होता। तो हमारे जीआई ने उस बात को करके दिखाया और बोल कर नहीं दिखाया। अब आगे बढ़ रहे हैं तो हम सब उनका सहयोग दें और इस विचारधारा को और आगे बढ़ाएं। ये सत्य का बीज आज नहीं, इनके आगे फले ना फले, लेकिन भविष्य में क्रांति जरूर लाएगा। जब तक जो मैं सोचूं, आप सभी बहनों भाइयों का मैं हृदय से सादर नमस्कार करता हूं। आप लोग यहां आए इतने गर्म मौसम के अंदर, और बीना बहन जी का विशेष रूप से जिन्होंने एक इतना सुंदर आयोजन बनाया और सब लोग आप आए, इससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता भी है और उत्साह भी हुआ कि आप लोगों ने सब इस भ्रष्ट राजनीति के बारे में कुछ समझने की कोशिश करी। देखिए, हम राजनीति की बात कर रहे हैं आज के दिन, और ये राजनीति है बहुमत की। बहुमत का नाम लेते हैं, ये लोकतंत्र का नाम लेते हैं, चुनावों का नाम लेते हैं, लेकिन सारे के सारी चीज़ें बनावटी, नकली। लोकतंत्र भी नकली, चुनाव भी नकली और बहुमत भी भ्रष्ट। इसी के लिए तो हम 75-80 सालों से हमारा व्यवस्था जो है, राजनीतिक व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था बिगड़ती चली गई। चाहे आप गरीबी देखो, बेरोजगारी देखो, गंदगी देखो, भीड़ देखो, या
भ्रष्टाचार देखिए, कोई स्कूल का प्रबंध नहीं। इसका मेन कारण ये है जी कि आप लोगों ने, हम लोगों ने, सबने वोट भी दिया और एक टैक्स भी दिए सरकार को, एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया को हमने स्वीकार किया हुआ है जिसके अंदर भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ भी नहीं निकला। मतदाता मेरे से इस बहुमत के बारे में बात कर सकता है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो। इनके लिए सारे के सारे लोग जिम्मेवार हैं। ये इस बहुमत के बारे में किसी ने भी बात नहीं करी 75-80 सालों से। खाली हमने इसको 15 साल से एक सोचा, इसके ऊपर चिंतन किया, लिखा, इसके ऊपर कुछ हैंडबिल बनाए और लोगों से बात करनी शुरू करी। हम चाहते थे कि भाई 8-10 साल तक शुरू से कोई जो भी ये बीजेपी वाले हैं या कांग्रेस वाले हैं, ये इस बात को पकड़ के शायद इसमें कुछ सुधार करने की बात करते, लेकिन 10 साल तक इंतजार कर लेने के बाद इन्होंने कोई भी बात हमारी सुनी नहीं। गलत भी नहीं बताते, बात आपकी ठीक है जी, लेकिन हम तो पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं, जो पार्टी कहेगी हम तो वही करेंगे। अरे भाई, हमने अपने प्रतिनिधि चुने हैं, कोई गुलाम थोड़ी चुने हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जो हमारा हम चुने हमने हैं, हमारे सांसद को हमने चुना और वो बन गया गुलाम जाके अपनी पार्टी के लीडर का। जब उसके पास करने से या नहीं करने से वो कानून, संसद का जो कानून है वो पूरे देश में लागू होता है, चाहे उन्होंने उसको वोट दिया या नहीं दिया। एक सांसद मिलके सारे कानून पास करते हैं ना, तो ऐसा क्यों हुआ? आप जब प्रधानमंत्री सारे देश के हो, चाहे आपको वोट दिया या नहीं दिया किसी ने भी, किसी पार्टी ने आपको समर्थन दिया, किसी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री आप हैं तो वो तो पूरे देश के हैं ना। आपके मुंह से जो वाणी निकल गई वो सत्य हो गई, वो कानून बन गया। मैं उसको पसंद करूं या ना करूं, लेकिन मुझे सरकार की बात माननी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों है? हम अपनी बात भी नहीं रख सकते, बोल भी नहीं सकते, कुछ लिख भी नहीं सकते। ये क्या सरकारी व्यवस्था हुई? तो हमने सोचा भाई इसका विरोध करने का ये तरीका नहीं है कि व्यक्तिगत हमने आलोचना और आरोप लगाने शुरू कर दिए। हमने विरोध करने के लिए सबसे पहले तो उसका कारण ढूंढा, भाई ये कारण क्या है, क्यों है ये ऐसी व्यवस्था। उसका कारण सिर्फ यही है कि आपके पास बहुमत की कोई परिभाषा, कोई कानून कुछ है ही नहीं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बहुमत का परिभाषा है ही नहीं, कोई आर्टिकल है ही नहीं उसके अंदर बहुमत का। जो कि मैंने कितने ही लोगों से बात करी, उनसे जवाब नहीं मिला। फिर मैंने एक RTI लगाई, इलेक्शन कमीशन को लगाई, सेक्रेटरी राज्यसभा को लगाई, सेक्रेटरी लोकसभा को लगाई, उनमें से किसी का भी कोई जवाब ठीक से नहीं आया। सब घुमा फिरा के एक दूसरे के ऊपर टालते रहे बातों को, कोई किसी मिनिस्ट्री पर, कोई किसी मिनिस्ट्री के ऊपर। और लास्ट में सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का मेरे पास एक चिट्ठी, फाइनल चिट्ठी ये आई कि भाई ये तो इलेक्शन होने के बाद में कैसे बहुमत से आपको सरकार बनवानी है, ये तो राष्ट्रपति का कन्वेंशन, मतलब परंपरा और डिस्क्रिशन, विवेक है राष्ट्रपति का। अरे भाई, चुनाव हम करवा रहे हैं, पूरे देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, और राष्ट्रपति का विवेक और कन्वेंशन कहाँ से हो गया? ये तो हमने चुना है। अब ये कहो भाई जिसके ज़्यादा सांसद होंगे वो सरकार बनाएगा, या आप ये कहो भाई जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो सरकार बनाएगा। ये आप कुछ भी नहीं लिखते। और हारने वाला कहता है जी मेरे वोट ज़्यादा हैं, जीतने वाला जो सरकार बना के बैठ गया वो कहता है जी मेरे पास सांसद ज़्यादा हैं। तो इसका फैसला तो होना चाहिए ना, क्यों नहीं है इसका फैसला? इसी बात को आधार पर लेकर हमने सत्य बहुमत की राजनीति बनाने की कोशिश करी। और आज पोजीशन ये है कि हमने जब कोई नहीं स्वीकार करता इसको, कोई पार्टी, तो हमने 5-6 साल पहले अपनी पार्टी बनाई, सत्य बहुमत पार्टी, और 2019 में भी चुनाव लड़वाए थे हमने। 2020 के अंदर विधानसभा के भी चुनाव लड़वाए थे, दिल्ली के, बिहार विधानसभा के भी चुनाव लड़वाए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली हमारे को। 2 बार हमारे को शुरू में इलेक्शन कमीशन ने ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह दिया, और बाद में जब तीसरी बारी हमने मांगने की कोशिश करी तो वो कहते हैं जी नहीं, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 बार आपको मिल चुका, और क्योंकि आपके पास इतने वोट नहीं आए इसलिए आपको परमानेंट चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। तो इस बारी हमने जो भी उन्होंने प्रायोरिटी दी कि भाई ये चुनाव चिन्ह लेना, तो हमने 3 चुनाव चिन्ह लिखे थे, जिसमें पहला ब्लैक बोर्ड बनाया था, दूसरा टॉर्च बोला था, और तीसरा एक बैट। तो उसमें चलो हमारी चॉइस के हिसाब से वो ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो अब बात यह है जी कि इस बहुमत का फैसला करवाने के लिए और करने के लिए सोच के समझ के आप या तो जिनको वोट देते हो आप उनसे करवा लो, चाहे बीजेपी से करवाओ, कांग्रेस से करवाओ। हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जी कि हम पता नहीं क्या लीडर बनना चाहते हैं, क्या राजनीति करना चाहते हैं, नहीं।
हमारी हमारी समस्या ये है, हमारा उद्देश्य लक्ष्य ये है कि हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे गरीबों को एक अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए। अच्छी व्यवस्था जब नहीं है तो हमने सोचा यही कि भाई इसका रास्ता यही है करने का। आप फ्री के अंदर किसी को अनाज दे दो, किसी का ऋण माफ़ कर दो, किसी को लोन दे दो, किसी का बिजली माफ़, किसी का पानी माफ़, इससे कोई आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जब तक आप सब लोग, हम सब लोग मिलके काम नहीं करेंगे। आज 90 करोड़ लोगों को फ्री के अंदर अनाज दिया जा रहा है, कब तक देते रहोगे आप ऐसे अनाज? कभी बिजली माफ़ कर दी, कभी पानी माफ़ कर दिया कि भाई अगर कहीं कोई आपातकाल आ गया, कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, तो वहाँ पर उन लोगों की सहायता करी जा सकती है। इस तरह से ये थोड़ी है कि परमानेंट आप 5 साल से 10 साल से फ्री के अंदर उनको घर बैठ के उनको अनाज दिए जाओ। खेती के अंदर, खेतों के अंदर कोई मजदूर नहीं है, कारखानों में कोई मजदूर नहीं है, और फिर भी बेरोजगारी है, फिर भी गरीबी है। ये तो ऐसी व्यवस्था खराब हो गई कि हमारे को इसको सुधारने के अंदर आप ये मत समझ लेना कि पता नहीं चुटकी बजाई और सुधर जाएगा। थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा और सोच समझ के पहले तो इस सरकार बनाने की नीति बनाओ। सरकार की व्यवस्था क्या है, सरकार क्या कर रही है, उसकी आलोचना करने की जरूरत नहीं है। जब सबसे पहले तो सरकार बनानी है ना। जब सरकार ही हमने भ्रष्ट राजनीति से बना दी तो फिर आगे का परिणाम तो यही होने वाला है। और कोई बोलता भी नहीं है, कोई कुछ भी कर लो, कोई बोलने वाला नहीं है। अब ये पहले फेज का चुनाव हुआ, दूसरे फेज का चुनाव हुआ तो वोटिंग हुई, जितनी भी हुई 53-55% वोटिंग हुई। 10 दिन के बाद में चुनाव आयोग बोलता है जी कि 6% वोटिंग बढ़ गई। अरे कैसे 6% वोटिंग कैसे बढ़ गई भाई? 8-10 दिन तक आपको यही नहीं पता लगा, जब सारा चीज है ही कंप्यूटराइज। पहले गलत था, यहाँ गलत है। कंप्यूटराइज है सब कुछ, तो फिर आपको नहीं समझ में आ रहा। और कहाँ 19 अप्रैल से चुनाव होने शुरू हुए थे और 1 जून तक चुनाव होते रहेंगे। उसका रिजल्ट फिर पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा। हारे हुए को जीता हुआ बता देते हैं, जीते हुए को हारा हुआ बता देते हैं। कोई किसी तरीके का भी कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सिस्टम नहीं है। सब बातों के अंदर ऐसी तरीके की बात हो गई। और मैं पता नहीं कितनी कितनी बातें बताऊं आपको। ये परिवारवाद करते हैं। अरे जो आदमी 25 साल से 30 साल से जो प्रधानमंत्री बना हुआ है, परिवारवाद वो है या एक परिवार के मान लो चुनाव लड़के किसी ने लोकसभा का मेंबर बना, वो परिवारवाद है? मेरे बेटे ने अगर चुनाव लड़के एमपी बना, वो परिवारवाद थोड़ी है, वो तो उसका अधिकार है। तो आप जो आदमी 2 से ज्यादा बार हम कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने ही ना, विधानसभा का भी हो चाहे मुख्यमंत्री का हो, हाँ जहाँ भी है, 2 से ज्यादा बार की हमें जरूरत ही नहीं। हमारी इतनी जनसंख्या है, चुनाव लड़ने वाले तो लाइन में लगाए खड़े हैं। अब छोड़ो उनके लिए, आपने 10 साल तक जो भी विचार देना था, जो राजनीति देनी थी, जो व्यवस्था देनी थी, दे दी। अब कब तक ये गारंटियां चलाते रहोगे? और गारंटी वारंटी में है कुछ भी नहीं सिवाय झूठ बोलने के। आप मेरे को एक भी शौचालय पूरे भारत के अंदर, जो शौचालय बनाने की इनकी स्कीम है, एक भी शौचालय ऐसा दिखा दीजिए जो साफ हो, जिसमें पानी हो, जिसमें कागज हो, साबुन हो। पानी ही नहीं है, कैसे शौचालय बना दोगे आप? और पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपए उस नाम के खर्च कर दिए। और आज कहते हैं जी कि हमने इतने करोड़ शौचालय बना दिए, इतने करोड़ पक्के घर बना दिए। पक्के घरों को जाके देख लो क्या हालत है। एक भी तो सैंपल दिखाओ, कोई 1 किलोमीटर जगह ऐसी दिखा दो कि जो साफ सुथरी हो पूरे भारत के अंदर, नहीं है। तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का सत्य बहुमत का अभियान है। आपके हमारे वोटों के बहुमत से सरकार बननी चाहिए। हमारा प्रत्याशी हार गया, मान लो, मैं थोड़ी हार गया, मैं तो वोटर हूँ। मैंने किसी को वोट दिया और वो हार गया। और आज के दिन आपको पता होना चाहिए कि 70 से 75% वोटर ऐसे हैं जिनके वोट देने के बाद में उनके प्रत्याशी हार जाते हैं। जीतने वाले तो मात्र 25% वोट लेके जीतता है। तो 25% वोट लेके सरकार बनी हुई है। भारत देश के अंदर आज जो जनसंख्या है उसके हिसाब से करीब 120-22 करोड़ वोटर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन बोलता है वोटर कितने हैं, वोटर रजिस्टर कर रखे हैं इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 90 करोड़। 30 करोड़ तो वोटर ही गायब कर दिए। और 90 करोड़ वोटरों के अंदर भी वोट देने वाले 60 करोड़ वोटर हैं। 30 करोड़ वोटर वैसे गायब हो गए। 30 करोड़ लोग वोट ही नहीं डालते। जो वो भी तो हैं, चलो वो तो देश के ही नागरिक हैं। 18 से 25 साल वाले वोटर जिनको वोटर बना दिया जाता है 18 साल वाले को,
लेकिन चुनाव नहीं लड़ने देंगे 25 साल तक। 30% वोटर हैं वो 18 से 25 साल के, जिनके वोटों से सरकार तो बन सकती है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी क्या, मेरे समझ में नहीं आया भाई है क्या ये। तो कैसे इनसे इस राजनीतिक व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। जब वोटों के बहुमत से सरकार बनेगी तो ये सारी व्यवस्था अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएगी। अब 25 साल वाले को आप चुनाव नहीं लड़ने दोगे, 18 साल वाले से वोट लेना शुरू कर दोगे। वोटर सबसे पहले बनाते हैं, और जो 30 करोड़ वोटर लिस्ट में नहीं है उनका पता ही नहीं क्या है। मेरा नाम पिछली बारी वोटर लिस्ट में था, आज नहीं है, इस लिस्ट में नहीं है। करो क्या करोगे आप। मैं तो प्रत्याशी बना, मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन बता रहा हूं मैं कि कितने लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और किसी शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का कोई तो हिसाब किताब हो देश के अंदर। मैं नागरिक हूं देश का नागरिक होते हुए मैं वोट दे रहा हूं, टैक्स दे रहा हूं, फिर भी मैं इनसे डर के रहूं। मैं डरूं किस बात का। बोलने के लिए डर गए, लिखने के लिए डर गए, कुछ बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप कुछ भी लिख दो, जरा सा आलोचना कर दो, उसी समय पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं और पकड़ के ले जाते हैं। आप देखिए, जो मैंने हैंडबिल दिए हैं उसको पढ़ लो। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी भाषण देने में मेरी कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जो मैंने सोचा, जो मैंने विचार किया, उसको मैंने हैंडबिलों के अंदर लिखने की कोशिश करी। उसके ऊपर पढ़ने के बाद अगर आपसे कोई चर्चा करनी है तो वो भी मैं तैयार हूँ करने के लिए। लेकिन जब तक इस बहुमत का फैसला नहीं कर दोगे आप, मतदाताओं के बहुमत से जब तक सरकार नहीं बनेगी, तब तक ये कुछ होने वाला है ही नहीं। मतदाता भी तो जिम्मेवार बनेगा ना, सरकार के साथ साथ वोटर भी जिम्मेवार बनेगा। आज वोटर जिम्मेवार नहीं है, सरकार भी जिम्मेवार नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है सरकार की, कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की। कैसे होगा ये काम। वो टैक्स दिए जाओ, हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। भाई मेरे टैक्स का आज 2.25 लाख करोड़ रुपए हर महीने जीएसटी की कलेक्शन होती है। 2.25 लाख करोड़ रुपए, साल के अंदर 25 लाख करोड़ रुपए हो गए। ये तो ऐसा टैक्स है कि जिसका समझ में ही नहीं आ रहा। हर गरीब आदमी, मजदूर आदमी, चाय पीने वाला, बिस्कुट खाने वाला भी टैक्स दे रहा है। तो कैसे ठीक हो ये। इसको ठीक करने का तरीका यही है, न्याय प्रिय व्यवस्था होनी चाहिए, लोकप्रिय व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको आप और मैं और सब लोग उसको पसंद करें। आज जितने लोग बीजेपी को वोट देने वाले हैं, उससे ज़्यादा तो उसके आलोचक हैं। वो बीजेपी वाले ही आलोचना करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं को वोट दे रहे हैं। बस ये काम बीजेपी से करवाओ ना, इस बहुमत की बहस उससे करवाओ। क्यों नहीं करते भाई। कांग्रेसियों ने ये राजनीति थोपी हमारे ऊपर, लेकिन उसी राजनीति का मजा तो ये बीजेपी वाले भी ले रहे हैं। ना ठीक उन्होंने किया, ना ठीक ये करते, तो करेगा कौन इसको ठीक। तो ये तो अब जिम्मेवारी आपकी हमारी है। अगर हमारे को अपना भविष्य अच्छा जीना है, अपने बच्चों के लिए अच्छा जीना है, उनके लिए अच्छी व्यवस्था चाहिए, तो आपको वोटों के बहुमत के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। मैं फिर आपसे एक यही निवेदन कर सकता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेकर और चुनाव वाले दिन सत्य बहुमत को वोट दें, जिसका ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह है। और अगले चुनाव की तैयारी करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रत्याशी तैयार हों। अपने एरिया के अंदर चुनाव लड़ो, चाहे एमएलए का लड़ो या एमपी का लड़ो, लेकिन भाग लीजिए आप चुनाव के अंदर और इस व्यवस्था को बदल दो। इसको व्यवस्था को बदलना का तरीका सत्य बहुमत ही है। आप लोगों को मैं एक सूचना ये दे रहा हूँ कि इलेक्शन वाले दिन जो मशीन होती है उसमें 16 नंबर बैलेट पेपर है इसका, सत्य बहुमत का, ब्लैक बोर्ड का। तो एक मशीन में शायद 19 उम्मीदवार होते हैं, और ये टोटल उम्मीदवार इस इलेक्शन के अंदर चांदनी चौक में 26 के करीब हैं। तो एक मशीन में 19 होंगे, दूसरी मशीन में 7 होंगे। तो उसके अंदर 16 नंबर जो पहली मशीन के अंदर होगा वो मेरे ख्याल से ब्लैक बोर्ड का सिंबल होगा। आप उसको वोट दबाइए। मैं अनुपमा गुप्ता आर्ट ऑफ लिविंग की वॉलेंटियर हूँ। अभी गुरुजी ने एक इवेंट किया था जिसमें उन्होंने एक बात बोली, इलेक्शन होता है तो हम जानते हैं कि वोट देना हमारी जिम्मेदारी है, सभी लोग मानते हैं, देना चाहिए ये भी जानते हैं, लेकिन शिकायत सबको है सरकार से, पर हम देने जाना जरूरी है ये नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ से मैक्सिमम घरों में यंग जनरेशन जो है घूमने निकल जाती है इलेक्शन के टाइम पे। वोट देने के लिए हमें लोगों को इनकरेज करना चाहिए।
अपनी फैमिली में हम लोग बड़े हैं, हमें रोकना चाहिए कि नहीं जाना है, आप वोट देने जाओ। आपका वोट बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, देश के लिए भी और देश में बनने वाली सरकार के लिए भी। आज नए लोग आ रहे हैं, आप उनको मौका दीजिए। ये जवाब देना होता है कि तुमने हमारा काम सही से नहीं किया, तुमको हम वोट नहीं देके नए लोगों को हम मौका दे रहे हैं। तो और हमारे को अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए और लोगों को भी कन्विंस करना चाहिए कि आप जाइए और जाके वोट दे करके आइए। ये बात तो आप सभी मानते हैं ना? अगर मानते हैं तो आज से लेके 25 तारीख तक जितने लोगों से भी हम लोग करते हैं ऐसा, जितनों से भी बात करते हैं, तुम्हारा वोटर कार्ड है या नहीं है, तुम वोट देने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आप जिसको भी दे रहे हो, आप जिसको सही समझते हो उसको दो। सरकार को जवाब देना है, नए लोगों को दो, नोटा पे दो, मगर वोट देने ज़रूर जाओ अपनी फैमिली के संग। यहाँ तक कि आपके जो डोमेस्टिक स्टाफ हैं उनको भी इनकरेज करिए कि वो वोट देने ज़रूर जाएं, वो जिसको भी देने जाएं। थैंक यू।